तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने इस सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित गायिका हैं और उन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए हैं। दुनिया भर में लता मंगेशकर के कई सारे प्रशंसक हैं जो उन्हें सरस्वती माता का स्वरूप मानते हैं। लता ने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में गीत गाए हैं। लता मंगेशकर लगभग 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी है, जो अपने आप में एक प्रतिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में होता है, जो कि अभी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती के बड़े बेटी हैं। लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि उनकी मां एक गुजराती थी। लता की मां सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसके मृत्यु के बाद दीनानाथ नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपना जीवन साथी बना लेते हैं। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदल के उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा के मंगेशी में रहा करते थे, जिसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के वक्त उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बाद में बदल कर लता कर दिया जाता है। यह नाम दीनानाथ को अपने एक नाटक भाव बंधन के एक महिला कलाकार लतिका से सूझा था, जिसके बाद उन्होंने लता का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म होता है। बचपन से ही लता के घर में गीत, संगीत और उसी के प्रति आकर्षण दिखाई देता है और वहाँ कला का माहौल होने के कारण लता स्कूल भी नहीं जा पाती हैं और वह कला की ओर ही आकर्षित हो जाती हैं। 5 वर्ष की आयु में ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही समय के बाद लता अपने पिता के नाटक में अभिनय भी करना स्टार्ट कर देती हैं। हालांकि लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन स्कूल में उन्हें उनके स्कूल टीचर के साथ अनबन हो जाती है। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले जाती है। टीचर ने आशा को स्कूल कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देती है, जिसके कारण लता गुस्सा जाती है और उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं जाती है। साल 1942 में लता पे मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वक्त वो मात्र 13 साल की होती हैं। 13 साल की उम्र में ही लता पे पूरे परिवार का बोझ आ जाता है। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के लोगों को, जैसे कि लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने में मदद करते हैं। लता को अभिनय तो नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी वो पैसों की तंगी के कारण कुछ मराठी फिल्में और कुछ हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। मंगला गौर, मौज बाँव, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसे फिल्मों में लता अपना किरदार निभाती हैं। साल 1942 में लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फाइनल कट में उनका गाना हटा दिया गया। साल 1942 में रिलीज हुई फिल्म मंगला गौड़ में लता का गाना सुनाई देता है। इस गाने की धुन को दादा चंदेकर ने बनाई थी। साल 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट कर जाती है और वहीं से उनके कैरियर में नया मोड़ आना स्टार्ट हो जाता है। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। साल 1945 में आए फिल्म बड़ी माँ में वो भजन गाती हैं, जिसके सुर होते हैं माता तेरे चरणों में। और 1946 में रिलीज हुए फिल्म आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लांगू कर जोड़ी ने लोगों का ध्यान लता की ओर आकर्षित किया। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आती हैं और उनका कैरियर निखरने लगता है। गुलाम हैदर लता के मेंटर बन जाते हैं। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले जाते हैं, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे होते हैं। हैदर लता को फिल्म में लेने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मुखर्जी लता को अपने फिल्म में लेने से मना कर देते हैं और वे कहते हैं कि लता की आवाज़ बहुत पतली है, जो उनके फिल्म के लिए सही नहीं होगी। ऐसा सुनने के बाद हैदर भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें लता की प्रतिभा का अंदाज होता है और वे लता की प्रतिभा को पहचान गए होते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता और निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपने फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से एक फिल्म मजबूर में एक गीत दिल मेरा तोड़ा कहीं का नहीं छोड़ा गवाया। यह गीत लता के करियर का पहला हिट गीत कहा जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी उसकी चर्चा हमेशा लता करती रहती हैं। लता के अनुसार गुलाम हैदर सही मायने में उनके गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा पे पूरा भरोसा था। साल 1949 में एक फिल्म रिलीज होती है महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया जिसे मधुबाला पे फिल्माया गया था। यह गीत काफी सुपर हिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया था कि आएगा आने वाला आ गया है और लता के कैरियर में अब नया मोड़ आने वाला था। यह गीत लता के कैरियर का बहुत बेहतरीन गीत माना जाता है और आज के समय में भी इसे सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने कैरियर को एक अलग ऊंचाई पे ले गई। साल 1950 से लेकर 1970 तक भारतीय फिल्म संगीत के लिए सुनहरा दौर बोला जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, फिल्मकार और संगीतकार हुआ करते थे। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया, लेकिन इस दौर में भी कई फिल्मों में लता को सुनने के लिए मिलता है। लता मंगेशकर हमेशा से अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तमाम फिल्मकार, निर्देशक से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। हमेशा सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता अपने आप को हमेशा विवाद से दूर रखती हैं। लेकिन इसी बीच सचिन देव वर्मन से उनका मनमुटाव हो जाता है और लगभग 5 सालों तक वो उनके साथ काम नहीं करती हैं। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो पाते हैं और उन्होंने भी कुछ समय तक साथ नहीं गाया। साल 1962 में लता की जान लेने की भी कोशिश की जाती है। लता को एक दिन सुबह उठते ही पेट में जबरदस्त दर्द होता है। उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें अपने जगह से भी हिलने में दिक्कत हुआ करती थी। लता जी को उस समय स्लो पॉइजन दे दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की थी इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। लता मंगेशकर का अपने कैरियर में बढ़ते बढ़ते शादी भी नहीं हो पाता है। बचपन में ही उन पे परिवार का बोझ आ जाता है और इस दुनियादारी में वो इतना उलझ जाती हैं कि उन्हें अपने शादी के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। लता को मिलने वाले प्रमुख पुरस्कार में से हैं पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अन्य किसी भी करंट अफेयर पे कुछ भी जानने के लिए या भी किसी भी पर्सनालिटी के बारे में ओवरव्यू जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं।